हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला। और दोस्तों, जैसे कि अपन बात कर रहे थे आरयूएचएस एंट्रेंस पैरामेडिकल का जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो अपन ने सारे डिस्कस किए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि उससे आपको बेनिफिट भी काफ़ी मिला होगा। और जो क्वेश्चन होंगे वो भी रिपीट हुए थे। उसमें पेपर अपन ने सोल्व करवाया था 2022 का, तो उसमें आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। और वही एज इट इज या तो आपको कंसेप्ट पूछे जाते हैं वैसे के वैसे, या फिर आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या फिर एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही अपन उसी सीरीज में आपको पता है 16 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है नर्सिंग का, आरयूएचएस एंट्रेंस आरयूएचएस करवा रही है उसको, तो उसी वे में अपन नर्सिंग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 17 से अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में 18, 19 और 21 के पेपर अपन कंटिन्यू लेके आएंगे। तो आज अपन जो पेपर लेके आए हैं, देखिए 2017 का जो पेपर है आज उस पर अपन बात कर रहे हैं। देखिए आरयूएचएस जो करवा रही है बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम करवाती है। आरयूएचएस नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग है उसकी एग्जाम बात करें अपन, डिग्री जो कोर्सेज होता है नर्सिंग के अंदर वो आरयूएचएस करवाती है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2017 का पेपर है। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स का जो पेपर है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। आ जाइए, देखिए आपको पता है यहाँ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पर जो नर्सिंग का पेपर होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर से 34 जो क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, बाकी 33 फिजिक्स और केमिस्ट्री के आते हैं। और इसका जो पेपर मीडियम रहता है, जो मीडियम रहता है वो बोथ रहता है, जिसके अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आते हैं। हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर का मीडियम रहता है। इसमें आप सामने पेपर देख भी रहे हो, दोनों मीडियम के अंदर पेपर है, तो बाइलैंग्वेज पेपर आता है बेटा। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन के जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं अपन। देखिए बेटा 34 तक जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन है। उसके बाद में अपनी फिजिक्स स्टार्ट होती है 35 क्वेश्चन से। देखिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बाइलैंग्वेज पेपर है तो बाइलैंग्वेज ही अपन सोल्व करवाएंगे इसको। देखिए 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो किसकी यूनिट होती है? देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक, तो अपने को पता है एनर्जी जो होती है उसका मात्रक होता है। आप चाहे जूल बोलिए, चाहे आप अर्ग बोलिए, या फिर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वोल्ट के बराबर होती है बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? डी। एनर्जी की होती है ऑप्शन डी। ठीक है, आवेश की मैं बता देता हूं, आवेश की कूलाम्ब होती है बेटा। अपन थोड़े से और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन इसके अंदर है। संवेग यदि मोमेंटम की अपन बात करें तो वो आती है केजी मीटर पर सेकंड आती है बेटा। और जो विभव पोटेंशियल डिफरेंस आता है बेटा वो वोल्ट आती है। ध्यान रखिए वोल्ट में फर्क आता है, वोल्ट और वोल्ट दोनों अलग अलग होती है बेटा। वोल्ट और वोल्ट दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा, वोल्ट देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी है बेटा? एनर्जी की है। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो 2022 यदि अपन आरयूएचएस पैरामेडिकल के पेपर की बात करें तो एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ये जो क्वेश्चन कई बार होता है कि सर क्वेश्चन रिपीट होके आते भी है कि नहीं आते, आप पेपर तो सोल्व करवा रहे हो तो 100% रिपीट होके आते हैं बेटा। 100% के क्वेश्चन रिपीट होके आया है 2022 का अपन ने जो पेपर करवाया उसके अंदर कि जो जेनर डायोड है वो जेनर डायोड किसके लिए उपयोग किया जाता है? जेनर डायोड कैन बी यूज्ड। तो आपको पता है किसके लिए किया जाता है? ये वोल्टेज के लिए किया जाता है। देखिए जो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किया जाता है। देखिए डीसी वोल्टेज का जो रेगुलेटर है उसके लिए काम में लिया जाता है बेटा ये। और ये क्वेश्चन 2022 का जो पैरामेडिकल एंट्रेंस लिया आरयूएचएस ने उसके अंदर पूछा गया है। एज इट इज क्वेश्चन था, ए जेनर डायोड कैन बी यूज्ड, और ये कि सेम ऑप्शन थे। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा? सी। रेगुलेटर के रूप में काम करता है जो डीसी वोल्टेज अपन लेते हैं उसके अंदर। देखिए ये जो जेनर डायोड बनता है ये ऐसे बनता है। ये जेनर डायोड का जो सर्किट डायग्राम है वो है बेटा। तो जेनर डायोड का यदि सर्किट डायग्राम आपको पूछ लिया जाए तो बेटा ये होता है। एक और चीज यहां पर पूछ ली जाती है वो बता देता हूं बेटा। फोटो सेल की यदि अपन बात करें तो जो फोटो सेल होता है बेटा वो ऐसे होता है। कई बार इसका सर्किट डायग्राम पूछ लिया जाता है कि जो साइन है फोटो सेल का वो क्या होता है, तो ये आएगा बेटा। ये फोटो सेल के लिए ये आएगा, जबकि जेनर डायोड के लिए ये आएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बेटा ये यदि आप आरयूएचएस नर्सिंग के यदि पेपर आप 16 तारीख को यदि पेपर देने जा रहे हो तो आज जो पैरामेडिकल के पेपर अपन ने करवाए हैं प्रीवियस ईयर के वो आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन है
95% पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन रिपीट होने की, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे जो प्रीवियस ईयर के पैरामेडिकल के करवाए तो वो जरूर देखिएगा बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स एट 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर है जो कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। देखिए बेटा ये प्लेन मिरर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा, 60 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देन द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विल बी, इसके द्वारा कितनी इमेज बनेगी। पेपर बाइलिंगुअल है तो हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। देखिए दो समतल दर्पण के बीच में कोण यदि 60 डिग्री है तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, यदि देखो आपको एग्जांपल में बताता हूं, आप यदि किसी मॉल के अंदर जाते हो तो वहां पर कांच के अंदर अपनी फोटो देखते हो तो आपको लगता है बहुत सारे प्रतिबिंब वहां पर बनते हैं। तो वही सेम ऐसा क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब जो मिरर है, दर्पण है, वो लगे हुए हैं यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पे, वो घूमे हुए हैं दोनों, तो उसके द्वारा जो मिरर इमेज बनती है वो देखिए बेटा वो कितनी बनती है। देखिए दो फॉर्मूले में अपन बता देते हैं यहाँ पर। यदि देखिए एक तो 360/60, ठीक है, यहाँ पर आती है n की वैल्यू, यहाँ पर थीटा आता है बेटा। मैं बता देता हूं कि यदि दो मिरर है और यदि उनके बीच में एंगल यदि थीटा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है इनके बीच में। यदि दो मिरर अपने पास में, दर्पण अपने पास में और उनके बीच में एंगल यदि थीटा बना हुआ है तो मिरर इमेज जो आता है वो पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करते हैं। यदि यहाँ पर ऑड नंबर आता है बेटा, ऑड नंबर आता है तो फॉर्मूला यही रहेगा। बट यदि इवन नंबर यदि इस पर आ जाता है तो बेटा जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी n-1, ठीक है। यदि ओड नंबर आता है, विषम संख्या में यदि यहाँ पर प्रतिबिंब बनते हैं तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा ये की, ठीक है। 360 के अंदर आप क्या कर दो साहब, थीटा का भाग लगा दो और जो दर्पण आ जाएंगे, और यदि ओड नंबर आ रहे हैं तो वही प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी आपके पास। बट यदि इवन नंबर यहाँ पर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कितने मिरर इमेज बनेगी उसके लिए आपको करना पड़ेगा n-1। तो कर लीजिए, पुटअप कर दीजिए वैल्यू। देखिए 60 डिग्री एंगल है तो 360/60 कर दीजिए यहाँ पर 6। कौन सा नंबर है बेटा, इवन नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये 6 - 1 बराबर। तो जो मिरर इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, 5। देख लीजिए 5 ऑप्शन बी, यस। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी इज राइट आंसर बेटा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूं वापस कि यदि कोई भी मिरर, यदि दो समतल दर्पण है उनको यदि उनके बीच में एंगल यदि थीटा हो तो अपन जो फॉर्मूला लेता है मिरर इमेज के वो क्या लेते हैं, 360/θ। और यदि उसकी वैल्यू n है और यदि ओड नंबर है तो एज इट इज ये का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट यदि क्या हो, इवन नंबर यदि हो, सम संख्या में यदि हो, तो आप उसमें से क्या कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, वही मिरर इमेज आ जाएगी बेटा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कौन सा रेडियो एक्टिवेटर काम में लेते हैं, ये अपने को क्वेश्चन पूछा है। भारत में नाभ के ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या दे रखे हैं इन्होंने, रेडियो आइसोटॉप्स दे रखे हैं यूरेनियम के, रेडियो जो आइसोटॉप्स है बेटा वो दे रखे हैं यूरेनियम के। तो आपको MTR करना है बेटा, ये हमेशा मेमोरी में रखना है कि जो न्यूक्लियर पावर के अंदर जो अपन काम में लेते हैं रेडियो आइसोटोप, वो हमेशा यूरेनियम 235 काम में लेते हैं बेटा। क्यों 235 लेते हैं, क्यों नहीं काम में लेते हैं अपन, तो इसका रीजन मैं बता देता हूं बेटा। ये इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है बेटा। रेडियो एक्टिव अपन किसको बोलते हैं, जो सेल्फ स्पॉन्टेनियसली जो डिसइंटीग्रेट होते हैं उनको अपन रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है वो क्या हो जाता है, इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस वजह से जो रेडियो एक्टिव लेते हैं अपन न्यूक्लियर पावर के अंदर वो कौन सा लेते हैं, यूरेनियम 235। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ए। देखिए आंसर शीट चेक करते जाइए, साथ के साथ में आगे चीज दे रखी है यहाँ पर ए आंसर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। देखिए बेटा आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होता है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना। क्या काम होता है, वोल्टेज मेजर करना। और वोल्टेज मेजर तभी होता है जब इससे ली हुई करंट जो आए वो क्या है, मिनिमम आए। जब सर्किट से जो ली हुई करंट है
वो जब कम से कम ये यूज ले तब उसको बोलते हैं अपन आइडियल वोल्ट मीटर। तो करंट क्या हो, जीरो हो, उसको लिए अपन काम में लेते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर आइडियल वो होता है जो सर्किट से करंट बहुत कम ले या ले ही नहीं, ठीक है। तो जीरो यदि करंट अपन माने तो आप ये सोचिए इसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट। देखिए साहब दे रखा है क्या, तो क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। देखिए ऑप्शन में दे रखा है इनफाइनाइट। तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तभी उसमें करंट क्या आएगी, जीरो आएगी। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट का विरोध करती है फ्लो का वही क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्यों आएगा, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर की अपन बात करें तो उसके लिए जो करंट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। और आपको पता है आर बराबर क्या आता है, वी अपॉन आई। जब करंट जीरो आ गई तो बेटा जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल मोमेंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए बेटा एक इलेक्ट्रिक डायपोल की अपन सबसे पहले बात करते हैं। डायपोल क्या होता है बेटा, ये मैं बता देता हूं एक बार आपको। यदि दो चार्ज, हिंदी में मैं पढ़ देता हूं बेटा एक बार क्योंकि जो पेपर है बाइलिंगुअल पेपर है अपने। देखिए विद्युत क्षेत्र में E में P आघूर्ण के द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो पहले एक बार अपन द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। द्विध्रुव क्या होता है, यदि बहुत कम परिमाण के दो आवेश यदि बहुत कम दूरी पे यदि रखे जाते हैं, बहुत कम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, बेटा ये जरूर ध्यान रखिएगा, कम आवेश जिसको अपन अल्प आवेश बोल सकते हैं एंड विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के यदि आवेश बहुत कम दूरी पे यदि रखे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल, अपन द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसने क्या बोला कि यदि इसको कहां रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि इसको प्लेस्ड किया जाए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि इसको प्लेस्ड किया जाए तो इस पे लगने वाला द्विध्रुव टॉर्क जो आएगा वो कितना आता है बेटा, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आएगी 2L। तो इस पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि माइनस क्यू और माइनस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है बेटा, और वो क्या आएगा, माइनस QE। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि आप क्या ले रहे हो, वेक्टर इसका ले रहे हो, तो वेक्टर के टाइम पे आपको यहाँ पर माइनस मेंशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन ने डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये इस टाइम जो इस पर लगने वाला टॉर्क आएगा बेटा वो ध्यान रखना वो कितना आता है, PE sin थीटा आता है बेटा। एक बार उसके लिए कर लेते हैं अपन, विदाउट उसके कर लेते हैं, PE sin थीटा आता है बेटा। और यदि इसकी अपन वेक्टर फॉर्म यदि देखें तो वो आता है P क्रॉस E sin थीटा। देखिए बेटा ऑप्शन मैच कर लीजिए आप, P क्रॉस E, B इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या आएगा, B, PE sin थीटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको जो पूछा गया आरयूएचएस पैरामेडिकल 2022 के अंदर बेटा। 2022 के अंदर पूछा गया था ये कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक तो ये पूछा गया था और दूसरा ये तो साथ में पूछा गया था, इसके साथ में इसको दे रखा था करंट डेंसिटी बेटा, करंट डेंसिटी, और उसके बीच में रिलेशन पूछा था इन्होंने कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या आता है बेटा। यदि आपने पेपर ध्यान से देखा है 2022 का और यदि नहीं देखा तो आप प्लीज रिपीट करके देख लीजिए एक बार उसको। ये का यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, जो क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट हुआ है बेटा। तो आप जरा भी लापरवाही नहीं करें, जो प्रीवियस ईयर के अपन पेपर करवा रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल के अपन करवा रहे हैं, चाहे नर्सिंग के अपन करवा रहे हैं, सारे पेपर आपको 16 अक्टूबर तक देख लेने हैं पूरे पेपर, और साथ के साथ में आपको एक रफ पेपर पे नोट जरूर बना लेना है बेटा, जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट यहाँ पर बता रहे हैं वो, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वापस मैं बता देता हूँ। Which of the following dependence on drift velocity on electric field E does obey Ohm's law? ठीक है नहीं, तो अपने को पता है, देखिए विद्युत क्षेत्र पर अनुगमन वेग की निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। ओम के नियम का पालन होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, I बराबर आपको पता है क्या आना चाहिए, NEEVD, ये आना चाहिए। अपने को पता है I जो होता है वो क्या आता है, V अपॉन R NAEVD, ठीक है। अपने को पता है जो V आता है वो कितना आता है बेटा, E क्रॉस L, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो E क्रॉस L अपॉन R बराबर क्या आ जाएगा बेटा, NAEVD। ये सारी चीजें आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो जो डायरेक्ट रिलेशन आएगा बेटा वो क्या आएगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E,
ठीक है, देखिए ऑप्शन है क्या, वी इज डी, डी इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला लिया है, यहाँ पर अपने को पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, यदि किसी कंडक्टर पे यदि अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो उसमें करंट फ्लो होती है उसके लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है बेटा वो ये आती है, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू, आई की जगह पर v अपॉन आर लगा देते हैं और v की अपने को पता है e इंटू एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू पुटअप किया, इनके बीच में रिलेशन निकाल लिया, तो जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन है बेटा, तुम लोग आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखिए आप, क्योंकि आपने जो रिवीजन है वो इतना फास्ट आप कर नहीं पाओगे, तो जो भी क्वेश्चन है उन पर आप ध्यान से देते जाइए, उन पर शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए और जाते टाइम एक बार देख के जाइए बेटा। इन किरचॉफ्स करंट लॉ द कंजर्व्ड क्वांटिटी, किरचॉफ के अंदर देखो करंट लॉ, दो नियम होते हैं किरचॉफ के, मैं बता देता हूँ बेटा, एक होता है केसीएल होता है, एक होता है बेटा केवीएल होता है। ठीक है, किरचॉफ के दो रूल होते हैं बेटा, किरचॉफ के दो रूल होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं, एक तो होता है ये केसीएल, ये फर्स्ट लॉ होता है बेटा, और दूसरा आता है केवीएल बेटा, ये सेकेंड लॉ होता है। फर्स्ट बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ जो फर्स्ट लॉ होता है वो, सेकेंड को बोलते हैं अपन बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दो नियम होते हैं बेटा। ठीक है, ये जो होता है ये नियम होता है जो चार्ज कंजर्वेशन है उस पर काम करता है बेटा, ये चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है बेटा। जबकि अपन बात करें सेकेंड लॉ, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है बेटा, ये एनर्जी जो कंजर्वेशन होता है उस पर काम करता है बेटा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, तो दोनों में से कोई सा भी पूछे आपका क्वेश्चन देख लीजिए, किरचॉफ के धारा नियम में कौन सी राशि संरक्षित है, देखिए क्या एनर्जी, नहीं, सेकेंड लॉ के लिए होती है बेटा संवेग, नहीं बेटा चार्ज, यस। फर्स्ट लॉ के लिए क्या होता है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन होता है, आवेश संरक्षण रहता है। पेपर बाइलिंगुअल है तो मैं दोनों में डिस्कस कर रहा हूँ इसको, तो जो ये चार्ज होगा वो क्या रहेगा बेटा, इसमें कंजर्व रहेगा। राइट आंसर इज सी, देखिए बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा ये बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए, द ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल इज, ईएमएफ दे रखा है एक सेल का, ईएमएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 2 वोल्ट। ठीक है, व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किट, मैं बता देता हूं बेटा ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, जो फ्यूज होता है, फ्यूज उड़ जाता है उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि उसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या होगी बेटा, जीरो हो गई। सर्किट के अंदर यदि मान लो शॉर्ट सर्किट यदि हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो जीरो हो गई है। ठीक है, देखो इस टाइम क्या होती है, एक बार ये करंट मैक्सिमम होती है, एक बार ये करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है जिस टाइम शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम। देखिए तो उसका वैल्यू इन्होंने दी है, इट गिव्स 4 एम्पियर। ये जो वैल्यू दी है बेटा, क्योंकि इस टाइम करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये कितना दिया हुआ है बेटा 4 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा मैं बता देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इसको अपन कैथोड नाम दे, इसको अपन एनोड नाम दे, तो इनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आता है इलेक्ट्रोडों के बीच में, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस ये। जबकि बाहर यदि अपन लगाते हैं बैटरी के, ये प्लस माने ये माइनस माने, और यदि बाहर अपन कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं इसको बोलते हैं बेटा अपन कैपिटल आर, और ये होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा। ये क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। कब, जब शॉर्ट सर्किट हुआ तब। ये तो क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में और पढ़ लेता हूं। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है 2 वोल्ट। जब इसे लघुपतित का मतलब ही होता है बेटा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ये 4 एम्पियर धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा, अपने को पता है आंतरिक प्रतिरोध क्या आता है बेटा, V बराबर आता है E माइनस IR। ठीक है, वोल्टेज जीरो हो गया, जब लघुपतित हुआ तो E बराबर क्या आ गया बेटा IR। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस E कितना दे रखा है, EMF कितना दे रखा है बेटा 2 वोल्ट, करंट कितनी दे रखी है मैक्सिमम 4 एम्पियर, तो R बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0.5 ओम। देख लीजिए बेटा, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए इज राइट आंसर बेटा, 0.5 ओम आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको केवल छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप हो रहे हैं बेटा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़े आराम से समझना है बेटा क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है, द पाथ ऑफ
चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज है उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इंसर्ट कर दिया जाए तो उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में गमन करते हुए किसी आवेशित कण का पथ होगा। ठीक है, देखिए साहब, ये मान लो मैं क्या ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड किसको बता रहा है बेटा, ये देखिए, ये है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं साहब, इसके अंदर एक चार्ज क्यू चार्ज है, उसको इंसर्ट करता हूं बेटा यू, ठीक है, वी वेलोसिटी से। तो देखिए ये जो फिंगर्स होती है बेटा, यदि नियम की अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो ये बताएगी जो चुंबकीय जो फिंगर्स है मेरी, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो थंब मेरा है ये बताएगी बेटा डायरेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, जो फ्लो चार्ज हो रहा है उसके डायरेक्शन को बताएगा। और जो पाम है मेरी ये बताएगी धक्के को। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, चार्ज अंदर जैसे एंटर करेगा तो कैसे घूमेगा, यू घूमना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इस पर हमेशा ही जो फोर्स रहेगा वो कैसे लगता रहेगा, यू। इसकी वजह से कैसे घूमने लग जाएगा बेटा, सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पथ होगा बेटा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देखिए बेटा सर्कुलर, बी। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी। एक और चीज मैं बता देता हूं यहाँ पर, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, आर। ठीक है, और ये जो आर आएगी वो क्या आती है बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा, अलग से चीज देखे जा रहा हूँ यहाँ पर 2022 के लिए। देखिए आर जो इसकी रेडियस होगी, जो सर्कुलर पाथ पे ये जो बनेगा, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी बेटा, एम वी अपॉन क्यू बी। एम क्या है, मास ऑफ चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, क्यू क्या है, चार्ज, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो क्वेश्चन है बेटा याद करने लायक क्वेश्चन है। देखिए आपको याद ही रखना है, द एंगल ऑफ द मैग्नेट पोल, मैग्नेट पोल से जो नति कोण होता है जो कितना होता है। देखिए पृथ्वी से चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण क्या होगा, नति कोण को नमन कोण भी बोलते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री होता है बेटा। ठीक है कि नहीं, मैग्नेटिक की वजह अपन बात करें कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नति कोण होगा, चुंबकीय ध्रुव की यदि अपन बात करें तो वो कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री आएगा। डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद ही करना है कि डिप एंगल क्या होता है और ये जो चुंबकीय ध्रुव पर क्या बनाएगा और जो ज्योमेट्रिकल पोल है उन पर क्या बनाएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए बेटा। देखिए फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए बेटा इनके लिए यदि अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए यदि अपन चुंबकीय प्रवृत्ति हो परम ताप के बीच में सही संबंध की बात करें तो बेटा वो मैं बता देता हूं कितना आता है, 1/T। ठीक है कि नहीं, इसको क्यूरी नियम बोलते हैं बेटा, क्यूरी लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्यूरी लॉ। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट। देखिए और बेटा एक और मैं बता देता हूं, यदि पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर तो अपन पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, यदि यहाँ पर डायामैग्नेटिक की अपन बात करें बेटा, यदि यहाँ पर डायामैग्नेटिक की अपन बात करें तो यहाँ पे जो नियम आता है वो आता है बेटा क्यूरी वाइज का, T - TC। और जो TC आता है वो क्या आता है, क्यूरी वाइज बेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिए कि डायामैग्नेटिक के लिए क्या और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। परम ताप के वो एक घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, लेंस लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, जो लेंस का लॉ है वो। लेंस का नियम प्रतिफल है संरक्षण के नियम का, तो इनमें से कौन सा नियम संरक्षण का होगा, तो बेटा किस पे आएगा, वो तो एनर्जी पे आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करता है बेटा। ये जनरेट होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन करता है बेटा। इंड्यूस जो लेंस का नियम होता है वो क्या बोलता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को दिखाता है बेटा ये। ठीक है, और वो क्या आता है, माइनस एन d∅/dt बेटा। फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है बेटा, उसका विरोध करता है, उसी को बोलते हैं अपन लेंज लो। यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है वही क्या है, लेंज लो। बाकी ये जो चीज है ये तो किसने दी थी बेटा, फैराडे ने दी थी बेटा। ये किसने दी थी, फैराडे ने। E = d∅/dt, ये किसने दी थी, फैराडे ने। लेकिन लेंज ने क्या बताया था कि कोई भी चीज अपने में परिवर्तन का विरोध करती है, ये किसने बताया था, लेंज ने। और ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 48 पे देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, द करंट इन ए कोयल सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 5 एम्पियर।
क्या दे रखा है बेटा 5 एम्पियर, ठीक है। इस इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 कितने पे दे रखा है बेटा 0 से 4 एम्पियर तक ये क्या होता है इंक्रीज होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, देखिए ये कॉइल है, ठीक है, इसका जो एल है वो क्या है 5 हेनरी, और इसकी जो करंट होती है वो कितने से कितने तक चेंज होती है 0 से 4 एम्पियर तक। पूछा क्या है बेटा स्टोर्ड होने वाली एनर्जी, तो मैं बता देता हूँ इसके अंदर जो स्टोर्ड होने वाली एनर्जी होती है बेटा वो होती है 1/2 Li²। देखिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए बेटा, क्या आएगा 5 गुना 1/2 5 × 4 की पावर 2, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16/2, कितना आ जाएगा बेटा 8, 40 जूल आंसर आ जाएगा बेटा। देखिए इसका 40 जूल, बी इज राइट आंसर बेटा। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हाफ Li² पे आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, E बराबर 1/2 Li², E एनर्जी है, L सेल्फ इंडक्टेंस है, I फ्लो होने वाली करंट है। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए, आंसर फाइंड आउट करिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर बेटा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर LC सर्किट। आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी बेटा ऑसिलेटिंग LC सर्किट की जो आती है वो कितनी आती है बेटा ओमेगा, यदि FC की यदि रेजोनेंस पे अपन बात करें तो वो कितनी आती है 2π√LC। देख लीजिए बेटा वो ऑप्शन मैच कर लीजिए 1/2π। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दे रखा है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है बेटा, ये देख लीजिए आप। दोलन करने वाले LC परिपथ की आवृत्ति होगी, तो मैं बता देता हूँ दोलन करने वाले LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है बेटा रेजोनेंस आवृत्ति होती है, वो कितनी होती है 2π√LC, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। देखिए तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट पूछा है केवल कि डिस्प्लेसमेंट करंट वाज डिफाइंड बाय, तो विस्थापन धारा को परिभाषित किया जाता है, वो किसने किया था मैक्सवेल ने किया था बेटा। एमटीआर कर लीजिए बेटा, इसको याद कर लीजिएगा, आपकी जो विस्थापन धारा है उसको किसने डिफाइन किया था मैक्सवेल ने किया था, सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है बेटा 25 सेंटीमीटर, और यदि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछे तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी वो कितनी होती है बेटा इनफाइनाइट, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है बेटा। देखिए दे रखा है कि ये सी रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वस्थ नेत्र की यदि अपन बात करें कि नियरेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा 52 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 4 डायोप्टर, ठीक है। इट्स फोकल लेंथ, आपको पता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की पावर और जो फोकल लेंथ है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, P बराबर होता है बेटा 1/f, मीटर में होता है बेटा, और यदि इसको सेंटीमीटर में यदि अपन कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा तो कितना आ जाएगा बेटा ऊपर 100 लग जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है अपने को, फोकल लेंथ पूछिए तो क्या आ जाएगा अपने पास में F बराबर 100/P। ये डायोप्टर में पूछिए बेटा, अपने को डायोप्टर में दी हुई है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में F बराबर 100/4, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देखा है अपन ने, ये 25 सेंटीमीटर देखिए बेटा सी, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखिए बेटा, आप सेंटीमीटर के अंदर पूछा जाए तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, ये डायोप्टर में लेना है बेटा आपको, यहाँ पर पावर जो होती है वो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच करते जाइए, साथ के साथ में RHS ने मेंशन कर रखे कि कौन सा आंसर है इसमें, अपन रीजन बता रहे हैं उनका क्यों आंसर है। आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इन ए मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड वॉयलेट एंड येलो, रेड के लिए दे रखा है, वॉयलेट के लिए दे रखा है, येलो के लिए दे रखा है, क्या दे रखा है 1.51, आ जाइए बेटा 1.61, ऑथर देखिए 1.59, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द डिस्पर्शन पावर ऑफ मटेरियल विल बी, जो डिस्पर्शन पावर होगी वो क्या आएगी, विक्षेपण क्षमता क्या आएगी। देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, किसी पदार्थ में लाल, बैंगनी व पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः ये दे रखे हैं
तो आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी। आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ठीक है, ये वॉयलेट के लिए, ये रेड के लिए, येलो के लिए और -1। इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए बेटा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखिए क्या आएगा, रेड के लिए कितना है बेटा 1.61। पहले वॉयलेट के लिए देख लीजिए आप, वॉयलेट के लिए 1.61 माइनस म्यू कर दीजिए बेटा यहाँ पर म्यू जेड, रेड के लिए कितना आ जाएगा बेटा 1.51 अपॉन देखिए क्या आ जाएगा म्यू येलो, येलो के लिए कितना दे रखा है बेटा 1.59। ठीक है, और -1 कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, इसको क्या आएगा देखिए 1.61 1.51 कितना आ जाएगा बेटा पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0, ये 0.10 अपॉन कितना आ जाएगा 0.59। ये डबल हटा दो बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 1.59 बच गया, 41 बच गया बेटा। 41 में आप करोगे तो ये आएगा लगभग देखिए 0.169 ये आएगा बेटा। देखिए इनमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिएगा बेटा। कैलकुलेट करने के बाद में जो आपके पास में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 0.169। ये कैलकुलेट बेटा ध्यान से करिएगा आप। देखिए यहाँ पर एक बार वापस कर लेते हैं अपन इसको, ये वैल्यू ध्यान से रखिएगा और कैलकुलेट आराम से करिएगा तो आपके पास में जो आंसर है वो आ जाएंगे। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1610, यहाँ पर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या आ जाएगा 0.59। तो ये कर जाएगा, एक ऊपर 10 आ जाएगा 0.01 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 41 आ जाएगा। देखिए 41 में ये लगा दीजिए, कितनी बार आ जाएगा 6 बार। ये कैलकुलेट कर लेना बेटा इसको, तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में वो क्या आएगा डी। 2 तक मैंने सोल्व कर दिया, अगला आप कर लीजिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने पास में डी 0.169। तो जो विक्षेपण क्षमता आएगी वो क्या आएगी 0.169। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट and d is the diameter of an object lens of the telescope, then resolving limit of the telescope will be। ये देखिए इसके लिए यदि अपन बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा, और वो क्या आता है 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। ये ध्यान रखिए बेटा, यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है तथा दूरदर्शी के विदर्शक का जो व्यास है वो ये दे रखा है, तो दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता आएगी बीटा वो कितनी आएगी बेटा, तो विभेदन क्षमता जो आएगी वो कितनी आएगी 1.22 अपॉन लैम्बडा अपॉन डी। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन दे रखा है डी, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा डी। डी इज राइट आंसर बेटा 1.22 लैम्बडा अपॉन डी, यही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ रही है बेटा 55 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी इन्होंने 6000 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ दे रखी है। देखो जो वेवलेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज 1.5 और जो म्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 1.5 दे रखा है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास, मीडियम के अंदर पूछिए बेटा, ग्लास के अंदर पूछिए। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला क्या आता है, यदि लैम्बडा मीडियम की अपन बात करें तो ये क्या आता है लैम्बडा एयर अपॉन म्यू। ये म्यू क्या है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा ये। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए तो लैम्बडा वेवलेंथ किसकी है मीडियम की, वो कितनी आ जाएगी एयर में कितनी दे रखी है बेटा ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ये वेवलेंथ ऑफ द ग्लास। एक के सापेक्ष दूसरे के लिए पूछा है बेटा, तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5। ठीक है, ये हटा दो यहाँ पर 15 चौक 60। तो जो राइट आंसर आएगा मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक दे रखा है बेटा, कांच का जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है। इस प्रकाश की कांच में तरंगदैर्घ्य कितनी आएगी, तो कांच के लिए अपन ने बता दिया कि मीडियम है, मीडियम के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो क्या आता है ये आता है ग्लास। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो ये आता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए दे रखा है यस, तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सी। सी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा 56 नंबर क्वेश्चन पे, द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप की लाइट होती है, एक ही तरीके की लाइट होती है, उसको बोलते हैं बेटा
जिसमें एक ही तरीके का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्रकाश का सबसे अच्छा एक वर्णीय सोर्स वो क्या आता है बेटा, लेजर आती है। क्या आता है बेटा, वो लेजर। देखिए आंसर दे रखा है क्या, लेजर। यस, डी इज राइट आंसर बेटा। ध्यान रखना मोनोक्रोमेटिक सोर्स की यदि अपन बात करें तो वो क्या आएगा बेटा, लेजर। वो राइट आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण है आईपी। पोलराइजेशन जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, 45 डिग्री। माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए बेटा इनके बीच में रिलेशन होता है वो क्या आता है, tan थीटा आईपी। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह मैं आईपी कर लेता हूँ जो पोलराइजेशन एंगल को बताएगा। देखिए आईपी है पोलराइजेशन एंगल, बराबर होता है म्यू अपॉन साइन थीटा सी। यहाँ पर ये बेटा ये क्रिटिकल एंगल, ये क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और यही अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, पोलराइजेशन मीडियम फॉर 45 डिग्री, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम विल बी। आपको पता है क्रिटिकल एंगल कब बनता है, आपको पता है जब भी कोई प्रकाशिक रेज जब डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और वो 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, तब उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब रेयर मीडियम और रेयर मीडियम का जो अपूर्णांक अपने को लेना है वो कितना लेना है बेटा, 1। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan 45 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी। आपको साइन थीटा सी फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा सी बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan 45। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो साइन थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो थीटा सी कब आता है, 1 जब 90 डिग्री हो। ठीक है कि नहीं, देखिए 90 डिग्री ऑप्शन दे रहेगा, यस, सी इज राइट आंसर बेटा। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा क्रिटिकल एंगल यदि पोलराइजेशन एंगल कितना दे रखा हो, 45 डिग्री। बेटा एमटीआर कर लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिलेशन पे है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा 58 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का मूल सूत्र। गतिज जो द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या आएगा, द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन। अपने को पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा, Sc अपॉन लैम्बडा होती है। वो कितनी आती है, Sc अपॉन लैम्बडा। और यदि बात करें अपन फोटोन के द्रव्यमान की तो वो किससे निकालते हैं, रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, उससे निकाल तो वो क्या आता है, E बराबर mc स्क्वायर Sc अपॉन लैम्बडा। बेटा अपने को क्या निकालना है, मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा बेटा, देखिए तो m बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन c लैम्बडा। m बराबर h अपॉन c लैम्बडा। देखिए कहाँ दे रखा है, डी में दे रखा है h अपॉन सी लैम्बडा। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, डी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। जो तरंग दैर्ध्य हो किस पे निर्भर नहीं करती है, देखिए द्रव्यमान पर, हाँ द्रव्यमान पे करती है। किसी गतिमान कण से संबंधित, चार्ज पे नहीं करती है बेटा, उसका चार्ज कितना उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अपने को पता है लैम्बडा बराबर क्या आता है, H अपॉन पी। डी ब्रोगली की बात कर रहे हैं बेटा अपन, डी ब्रोगली की यदि अपन बात करें तो उसके लिए लैम्बडा बराबर H अपॉन पी। और P अपने पास में क्या हो सकता है, P हो सकता है अपने पास में m और v, तो वेलोसिटी पे डिपेंड हो गया। और P अपने पास में क्या आ सकता है, √2m ई के, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर चाहिए, वेलोसिटी पे डिपेंड कर चाहिए, और साथ में द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर चाहिए। तो डिपेंड किस पे नहीं कर चाहिए बेटा, चार्ज पर डिपेंड नहीं कर चाहिए। तो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, बी इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा पेपर आया हुआ है 2017 में। यदि नर्सिंग के पेपर की बात करें तो अपन, द सोर्स ऑफ सन्स रेडिएट एनर्जी, जो सन अपनी ऊर्जा किस रूप में विकिरित करता है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बेटा वो आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है कि नहीं है, देखिए तो जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा क्या है, एमटीआर टाइप क्वेश्चन है। आपको लाइन दी हुई है आपकी बुक के अंदर, यदि आपने नोट्स पढ़े हैं तो, कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा का सोर्स है वो क्या आता है बेटा, नाभिकीय संलयन के द्वारा आता है वो। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए राइट आंसर इज ये। ठीक है, ये सही कर लेना बेटा, आप दोनों ऑप्शन इसमें सही कर लेना। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा वो इनके हिसाब से सही है, इंग्लिश के हिसाब से यदि अपन देखें तो
देखिए बेटा इसको आप करेक्ट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को। सोर्स, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा का सोर्स होता है वो होता है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बेटा। नाभिकीय विखंडन इसमें होता है, नाभिकीय विखंडन, तो हमेशा ये। तो हिंदी के हिसाब से यदि अपन देखें तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा ए, नाभिकीय विखंडन आना चाहिए इसका। जबकि इसी की जो टर्म दे रखी है वो नीचे दे रखी है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। जबकि फिशन होता है विखंडन होगा, फिजन होता है बेटा संलयन, फिजन होता है संलयन। तो आंसर उल्टे सीधे इसके बेटा ए और बी दोनों राइट आंसर है। यदि बी आंसर की यदि अपन बात करें तो इंग्लिश मीडियम का सही है, और यदि हिंदी मीडियम की यदि अपन बात करें तो ए क्वेश्चन सही है बेटा, ए के लिए सही है ए क्वेश्चन, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा वो दोनों ही बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन जो आएगा, नाभिकीय विखंडन वो आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा वो नाभिकीय विखंडन के रूप में होती है ये, ठीक है। देखिए बाकी बेटा इस क्वेश्चन पे आप और डिस्कस देख लीजिए, आप अपनी बुक है उसमें आप जरूर देख लीजिएगा एक बार कि जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो क्या आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी आती है बेटा वो क्या आती है, जीरो आती है। जीरो क्यों आती है बेटा, बाइंडिंग जो एनर्जी आती है वो क्या आती है, जीरो। जीरो क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है बेटा, तो इसको किसी से अलग होने के लिए जरूरत ही नहीं है, कोई ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। तो इसको विखंडन के लिए क्या चाहिए, जीरो एनर्जी चाहिए। देखिए बेटा तो जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो क्या आएगी बेटा, ए इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू। देखिए मैं आपको बता देता हूं जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, दूसरे की बात करें तो वो होता है एन टाइप। पी टाइप के अंदर देखिए, पी टाइप के अंदर होल जनरेट होते हैं ज्यादा मात्रा में, और एन टाइप के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं ज्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है। तो अपन बात करें किसकी, पी टाइप में, तो पी टाइप में होल जो होते हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए जिम्मेदार होंगे। तो क्या आएगा राइट आंसर डी, डी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा ये बेटा क्वेश्चन नंबर 63 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, इन एन और गेट, और गेट की बेटा ये बात कर रहा है। देखिए यू, ये और गेट है ये, ठीक है। इनपुट ए हो गया, बी हो गया, जीरो, वन इनपुट इज जीरो, एक इनपुट तो ये जीरो दे रहा है, एंड अदर इज वन, दूसरा दे रखा है वन, ठीक है। दूसरा जो इनपुट दे रखा है वो दे रखा है वन, तो क्या जाएगा, देन आउटपुट विल बी। तो जो आउटपुट होगा वो क्या है, और गेट में एक निवेशी जीरो है तथा दूसरा वन है, तो निर्गत आएगा वो क्या आएगा बेटा, वन आएगा। देखिए बेटा वन आएगा निर्गत, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, बी, बी इज राइट आंसर बेटा। तो राइट आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, बी, क्योंकि और गेट के अंदर आपको यदि अपन बात करें ट्रुथ टेबल की तो वो क्या आती है बेटा, ए बी और वाई, ठीक है। ये क्या जाएगा, 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है बेटा वो क्या आती है, वो ये आती है। देखिए इन्होंने इनपुट क्या दिया है बेटा, 0 एंड 1, तो 0 और 1 के लिए क्या आएगा, आउटपुट 1, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, बी इज राइट आंसर बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, बूलियन एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है, y बराबर दिया है ए बी बार प्लस बी ए बार, ये दिया है बेटा। बी बार का मतलब मैं समझा देता हूं बेटा। देखिए यदि ए बराबर 1 है तो ए बार का मतलब 0 होता है बेटा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए इफ ए बराबर 1 और बी बराबर 1 देन द वैल्यू ऑफ वाई विल बी, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। देखिए बेटा ये इसकी यदि अपन बात करें, देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी बार की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है। देखिए b की वैल्यू यदि 1 है तो b बार की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, तो a बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इनका बेटा दोनों का क्या आ जाएगा 0, इन दोनों का क्या आ जाएगा 0, तो जो आउटपुट आएगा बेटा वो भी क्या आएगा 0,
आउटपुट आएगा वो क्या आएगा बेटा 0, क्योंकि ये कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा बेटा। ये कौन सा गेट बन जाएगा, एंड गेट, और ये भी कौन सा बन जाएगा बेटा, एंड गेट बन जाएगा। और दोनों एंड गेट बन जाएंगे तो 0 0 क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर बेटा। देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है इन्होंने, ए मैक्स दे रखा है वो कितना आएगा 900 मिली वोल्ट, और ये कितना दे रखा है, एंड ए मिनिमम जो दे रखा है वो कितनी दे रखा है बेटा 300 मिली वोल्ट। ठीक है, रेस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटर इंडेक्स। तो जो मॉड्यूलेटर इंडेक्स होता है वो क्या आता है बेटा, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिनिमम, ये आता है बेटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 900 माइनस 300 अपॉन कितना आ जाएगा 900 प्लस 300 कितना आ जाएगा 600 अपॉन 1200, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6/12 कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 0.5। तो जो राइट आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा बी इज राइट आंसर बेटा। 65 में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, यदि आपको सूचकांक का मान पूछा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम, एम्पलीट्यूड का अधिकतम मान और माइनस एम्पलीट्यूड का मिनिमम मान न्यूनतम मान अपॉन अधिकतम मान एम्पलीट्यूड का और प्लस न्यूनतम मान एम्पलीट्यूड का। तो इसको कैलकुलेट कर लेगा, तो कैलकुलेट करने के बाद में जो अपने पास में आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए क्या होता है, रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए मॉड्यूलन। अपन को पता है कि जो मॉड्यूलन होता है, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि देखे हो तो आपको पता लग जाएगा जो मॉड्यूलेशन होता है वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। तीनों यहाँ पर दे रखे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन जरूरी होता है, तो उसके लिए ध्यान रखना आपको आयाम मॉड्यूलेशन जरूरी होता है बेटा। क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन होता है वो जरूरी होता है रेडियो तरंगों के प्रसारण के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ जाइए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है कि सोलर सेल इज मेड ऑफ द फॉलोइंग। सोलर सेल का निर्माण किससे होता है, तो ध्यान रखना बेटा सिलिकॉन से होता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है। तो इस वजह से इसका यूज किस में किया जाता है बेटा, सोलर सेल के लिए किया जाता है। ए इज राइट आंसर बेटा। ठीक है कि नहीं, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होती है बेटा, इस वजह से किया जाता है इसका यूज। ठीक है, तो जो आपके पास में राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये अपन जो 2017 का जो पेपर है नर्सिंग का वो अपन ने पूरा सोल्व कर लिया फिजिक्स का। इसके बाद में आपके पास में केमिस्ट्री का पेपर भी आ जाएगा, और इसके बाद में अपन करेंगे 18, 19 और 21 का पेपर, ये अपन सोल्व करने वाले हैं। तो कंटिन्यूस चैनल पे बने रहिए, और प्लीज़ आप जो प्रीवियस ईयर के पैरामेडिकल के जो पेपर अपन ने करवाए वो आप जरूर देखिए। आपको यहाँ पर आइडिया भी लग गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, तो हो सकता है उनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर बेटा। फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो बीएससी नर्सिंग वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है वो केमिस्ट्री क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 68 वो आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 67 तक के वो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 68। द क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज नेचुरल रबर इन द फॉलोइंग, यानी निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबर है। देखिए हमारे पास जो रबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक रबर जो होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब होता है जिसको मानव ने बनाया हो, और प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको प्रकृति द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो प्राकृतिक रबर जो होता क्या है, तो प्राकृतिक रबर हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आइसोप्रीन। क्या कहते हैं इसको, आइसोप्रीन कहते हैं इसको। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके की बनती है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आता है CH3, इधर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये स्ट्रक्चर है प्राकृतिक, हालांकि प्राकृतिक रबर की स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली प्राकृतिक रबर का ये मोनोमर है, और इसको मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा तो मोनोमर से मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा सिंथेटिक रबर होता है, तो सिंथेटिक रबर जो होता है जिसको हम संश्लेषित रबर भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नियोप्रीन। नियोप्रीन अंतर क्या है, अंतर यह है कि नियोप्रीन के अंदर यहाँ पर Cl लग जाता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है।
इन केस ऑफ सिंथेटिक रबर यानी संश्लेषित रबर के केस में मिथाइल की जगह पे क्या लग जाता है, क्लोराइड लग जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, नियोप्रीन कहते हैं। ठीक है, दैट इज सिंथेटिक रबर। ठीक है ना। आंसर में पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने क्या है, वो कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ए जो होता है वो बेसिकली जितने भी आंखों से संबंधित रोग होते हैं, आई डिसऑर्डर्स, आंखों से संबंधित रोग जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं, उसको जो इन्वॉल्व किया गया है, जिसको कैटेगराइज किया गया है विटामिन ए में किया गया है। और विटामिन ए का जो होता है उसको हम कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल जैसा कि नाम से क्लियर है, रेटिनॉल राइट, रेटिना लाइक, रेटिनॉल मतलब कहीं ना कहीं ये शब्द मिल रहा है रेटिना से, और रेटिना किसके अंदर होता है, आंखों के अंदर होता है, और आंखों से संबंधित इसलिए डिसऑर्डर होते हैं, इसलिए विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। इसमें और भी सारे दिए हैं, मैं कुछ नाम जैसे आपको बता देता हूं। B1 जो होता है उसको थायमिन कहते हैं हम लोग, थायमिन। इसके अलावा सी होता है, सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसको हम एस्कॉर्बिक कहते हैं। डी वाला जो होता है उसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। तो ये जो है कुछ नाम याद कर लीजिएगा, B1 हो गया। इसके अलावा B12 जो है वो भी याद कर सकते हैं। B12 को हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन। B12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामीन। तो इनके रासायनिक नाम जो याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले इसके अंदर से। ठीक है ना। फिलहाल तो किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ए का नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले जो नर्सिंग वाले का एग्जाम नहीं हुआ, नर्सिंग वाला का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कुछ दिनों बाद होगा। पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो हो चुका है, और पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग पैरामेडिकल के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है, संभावना है कि पुराने जो क्वेश्चन है वो इसमें नर्सिंग वाले क्वेश्चन में क्या होता है, रिपीट हो जाए। ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SF6 में सल्फर का संकरण क्या होगा। देखिए मैं संकरण निकालने का तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। फॉर्मूला होता है H बराबर 1/2। फिर ये होता है, सल्फर को हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम कहते हैं। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और सल्फर के बाह्यतम कोश में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो होते हैं वो 6 होते हैं, और साइड में आपको दिख रहे हैं 6। ये मैं बता चुका हूं फॉर्मूला पहले। तो 12/2 ये कितना हो जाएगा, 6। 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, यानी SF6 का जो संकरण होता है वो sp3d2 होता है। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, sp3d2। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात। लोन पेयर की अगर मैं बात करूंगा SF6 में, तो SF6 में किसी भी प्रकार के कोई लोन पेयर नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से, अभी मैंने जस्ट बताया आपको क्या, कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो हम कहते हैं विटामिन सी को। एस्कॉर्बिक एसिड हम किसको कहते हैं, विटामिन सी को। और विटामिन सी से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं स्कर्वी। अब स्कर्वी में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कर्वी क्या करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो मसूड़ों वगैरह से खून आ जाता है, कभी कभी मसूड़ों से खून आना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग जो होती है, इसके अलावा स्किन से संबंधित डिजीज वगैरह जो होती है वो इसकी वजह से होती है। तो मेनली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग इन गम्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ब्लीडिंग इन गम्स। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब CH3CHO को फैलिंग विलयन में, देखो फैलिंग जो सॉल्यूशन है, हम लोग कह रहे हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। फैलिंग सॉल्यूशन, इसको हम ए को कहते हैं A, और दूसरा होता है B। फैलिंग सॉल्यूशन जो A होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और फैलिंग सॉल्यूशन जो B होता है उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम और आगे लगाते हैं हम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, और फिर लगाते हैं हम टार्ट्रेट लगाते हैं। इसका एनसीईआरटी में एक नाम और दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं रोशेल लवण। रोशेल लवण भी कहा गया है, तो याद कर लेना, कई बार पूछ लेता है कि रोशेल लवण क्या होता है। रोशेल लवण जो होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन बी को कहा जाता है। इन दोनों को मिला के हम फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैंने बोला है कि फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर की जो वैलेंसी वो +2 होती है। अब होगा क्या, देखिए होगा ये कि अगर मैं CH3CHO की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट मतलब फैलिंग सॉल्यूशन से कराऊंगा जो +2 अवस्था में है, तो होता ये है कि ये जो CH3CHO होता है ना, ये तो ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है। और जो Cu+2 है ना, इसका खुद का रिडक्शन है, अपचन हो जाता है, तो Cu+2 जो होता है वो Cu+1 में बदल जाता है, जिसको एनसीईआरटी ने Cu2O लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है Cu2O? इसका कारण ये है कि क्योंकि Cu2O में अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे कॉपर की तो +1 आएगी। कैसे?
वो ऐसे आएगी 2x माइनस 2 बराबर 0 आएगा, 2x बराबर 2 आएगा और x बराबर आएगा +1, जिसकी वजह से कलर जो हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। रेड पीपीटी बनता है या रेड अवक्षेप बनता है। कंफर्मेशन टेस्ट है एल्डिहाइड का। फेलिंग विलयन जो होता है वो क्या कंफर्म करता है, ये कंफर्मेशन टेस्ट है। कंफर्मेशन टेस्ट है ये किसका, एल्डिहाइड का कंफर्मेशन टेस्ट है। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। पूछ क्या रहा है कि CH3 सीरीजों को फेलिंग विलयन से गर्म किया जाता है तो ये अवक्षेप देता है। तो अभी बताया मैंने, अवक्षेप बनेगा कॉपर +1 का, और कॉपर +1 को हम Cu2O कहते हैं। अवक्षेप किस कलर का होगा, रेड कलर का बनेगा। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा, Cu2O आएगा, दिया हुआ भी B है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें एमाइड नहीं है। देखो एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पिक्रामाइड। व्हाट इज पिक्रामाइड, दैट इज कॉल्ड पिक्रामाइड। पिक्रामाइड की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगी NH2, या बनेगी NO2, इधर भी आएगी NO2, इधर भी आएगी NO2। इसको कहते हैं 2,4,6, फिर लगाएंगे ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ट्राई नाइट्रो एनिलीन, जिसका हम दूसरा नाम पिक्रामाइड भी कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है ये, एसिडामाइड। व्हाट इज एसिडामाइड, दैट इज एसिडामाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इट इज एसिडामाइड। एसिडामाइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2 कार्बन है। अगेन प्रोटीन, प्रोटीन आपको पता है व्हाट इज प्रोटीन, प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप आता ही आता है। और चौथा लिखा हुआ है बेंजामाइड, तो नाम से क्लियर है, बेंजामाइड यानी बेंजीन के ऊपर एमाइड ग्रुप लगा हुआ है। अभी क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि किसके अंदर एमाइड आबंध नहीं है। तो अगर आप ढंग से गौर करेंगे, नाम है पिक्रामाइड, तो आप लोगों को लग रहा होगा पिक्रामाइड तो एमाइड होगा चाहिए, लेकिन नहीं, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। बेसिकली 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन को पिक्रामाइड कहते हैं, और पिक्रामाइड में किसी भी प्रकार का एमाइड ग्रुप नहीं है। अच्छा, एमाइड ग्रुप होता क्या है, एमाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप को हम लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं। ये वाला पोर्शन एमाइड कहलाता है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये रहा एमाइड, ये वाला एमाइड, ये में एमाइड, लेकिन यहाँ पर एमाइड नहीं है कहीं पर भी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पिक्रामाइड। नाम पिक्रामाइड है लेकिन एमाइड ग्रुप नहीं है इसके अंदर। मैंने स्ट्रक्चर बना दी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन, इसको बोलते हैं पिक्रामाइड। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोप रूल, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। वैसे तो कोप रूल जो होता है वो ठोसों के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है, सॉलिड्स के लिए। क्यों, ठोसों का आयतन जो होता है, जो ठोसों का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो कोप जो है वो सॉलिड के लिए वैलिड होगा, आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसके लिए हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होती है। देखिए झालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी जो 2 बातों पर डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी वो 2 बातों पर डिपेंड करती है, सीधे समानुपाती आवेश, आवेश बोल दो, या इसी को हम कहते हैं चार्ज, और व्युत्क्रमानुपाती तो जा होता है आकार, आकार जिसको हम कहते हैं साइज। इन 2 बातों पे डिपेंड करती है, आवेश और आकार पे डिपेंड करती है। जिसका आवेश ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए मैं, एक तो दिया हुआ आपके पास NaF दिया हुआ है, एक आपके पास KF दिया हुआ है, एक आपके पास RBF दिया हुआ है, एक आपके पास CSF दिया हुआ है। NaF में धनायन जो है वो Na+1 है, K में धनायन जो है वो K+1 है, RB में जो धनायन है वो RB+1 है, और CS में जो धनायन है वो CS+1 है। सभी पे आवेश तो समान है लेकिन आकार का व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका आकार छोटा होगा ना, जिसका आकार छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता होगा कि सोडियम का जो आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार जो होता है बढ़ता है, और सोडियम का आकार जो होता है वो छोटा होता है। और जिसका आकार छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी होगी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, NaF की। NaF आंसर आ जाएगा। पूछ भी रहा है अधिकतम जालक ऊर्जा, तो अधिकतम जालक ऊर्जा किसकी हो जाएगी, NaF की। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज रेशो। If a compound has more charge, then their lattice energy will be high। यानी यदि किसी यौगिक के पास आवेश ज्यादा है तो उसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी, जिसका आकार छोटा है उसकी जालक ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, NaF हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शांता, देखिए शांता क्या है बेसिकली। शांता जो होती है ना वो सीधे समान को होती है गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब कितना लिक्विड भारी है, हैवी है। मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे पास पानी है और मेरे पास हनी, शहद है, तो शहद और पानी में से किसकी शांता ज्यादा है, हनी की, क्योंकि हनी ज्यादा गाढ़ा है। अब जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी बहने की क्षमता जो होती है ना वो कम होती है। तो पानी और हनी में से कौन कम बहेगा, तो इसकी बहने की क्षमता कम होगी। तो मैं लिख रहा हूं इसकी बहने की फ्लोटिंग पावर, बहने की क्षमता जो है वो कम है, इसकी बहने की क्षमता कम है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी शांता ज्यादा है, शांता ज्यादा है इसकी, सही है, सब बात समझ में आ रही है। और पानी की बहने की क्षमता क्या है, अधिक है, क्योंकि इसकी शांता कम है। तो शांता व्युत्क्रमण किसके, तरलता के। देखो समझो ध्यान से, जिसकी शांता अधिक है ना उसकी बहने की क्षमता कम है, और बहने की क्षमता को हम तरलता कहते हैं।
अगर आपसे पूछे तरलता क्या है, तरलता मतलब होता है बहने की क्षमता, जो कौन सा लिक्विड कितना फास्ट बह रहा है। जिस लिक्विड की क्षमता ज्यादा होगी उसकी तरलता कम होगी। तो जस्ट बेसिकली उल्टा है ना, जिसकी क्षमता ज्यादा है उसकी तरलता कम है। तो व्युत्क्रमण पूछ रहा है तो किसका आंसर आ जाएगा, फ्लूइडिटी, मतलब तरलता क्या जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पदार्थ ए व बी के परस्पर अभिक्रिया से ये नियम बनता है, ए के सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए। देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, आर बराबर के, ए की पावर तो लिखा हुआ है एन और बी की पावर लिखा हुआ है एम, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आर डैश बराबर के, क्या कह रहा है वो, ए के सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए। तो ए के सांद्रण को तो मैंने कर दिया दोगुना और बी के सांद्रण को मैंने क्या कर दिया, आधा। तो बी के सांद्रण को मैंने कर दिया आधा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, आर डैश बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर में लिख सकता हूं कितना, n, या मेरे पास कितना बच जाएगा k, इधर मेरे पास बच जाएगा a की पावर n, या लिख देता हूं मैं 1/2 की पावर m, और या मेरे पास बच जाएगा b की पावर कितना बच जाएगा m। इसको एक जगह कर दूं तो आर डैश बराबर 2 की पावर बचेगा मेरे पास n, यहाँ बचेगा 1/2 की पावर कितना बचेगा मेरे पास m, फिर बचेगा k, यहाँ बचेगा a की पावर n, यहाँ बचेगा b की पावर m। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को तो लिख सकता हूँ मैं r, देखो r ही यही है, तो इसकी जगह तो मैं r लिख देता हूं। जब मैं इसकी जगह r लिख दूंगा, इसको हटा रहा हूं एक बार मैं, r बराबर क्या लिखा हुआ था, 2 की पावर कितना लिखा हुआ था n, 1/2 की पावर लिखा हुआ था m, फिर k, यहाँ बचा हुआ था a की पावर n और यहाँ बचा हुआ था b की पावर m बचा हुआ था। ठीक है, r बराबर यहाँ हो जाएगा 2 की पावर n, यहाँ बचेगा 1/2 की पावर m, फिर आएगा, इस पूरे को मैं क्या लिख देता हूँ, इस पूरे को लिख देता हूँ मैं क्या, r लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर n, इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर -1 इंटू m, या लिख देता हूँ r डैश बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर -m इंटू r। आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर पावर जो होती है जुड़ जाती है, तो r डैश बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा n - m इंटू r। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा 2 की पावर n - 1 इंटू r। देखते हैं 2 की पावर n - 1 इंटू r, बिल्कुल सही है, देखिए साफ साफ नजर आ रहा है, ये रहा 2 की पावर n - 1 n - m इंटू r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं किसके बीच में, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ 1/80 के बीच में और t के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो इक्वेशन होती है 1/80 बराबर क्या होती है, 1/a0 प्लस होता है मेरे पास k इंटू टी होता है। इसको तो मैं लेता हूँ y अक्ष पर बराबर, इसको बोलता हूँ मैं c प्लस, इसको बोल रहा हूँ x अक्ष पर, बचा हुआ m होगा, तो y बराबर c प्लस mx है। यानी इस समीकरण से m जो है वो डाल है और डाल जो है मेरा धनात्मक है। दूसरा, इसी समीकरण से c जो है वो भी कैसा है, धनात्मक है। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा, दोनों के दोनों। अगर मैं ग्राफिकल वे में डिजाइन करूं उसको तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा जिसमें ये हिस्सा जो होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 1/80 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये दो बातें हैं। ठीक, चलिए देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या। धनात्मक प्रवणता के साथ अशून्य अंत, हाँ बिल्कुल सही बात। अशून्य अंतःखंड का मतलब क्या है, अगर अंतःखंड 0 है, अगर अंतःखंड 0 है तो यहां से स्टार्ट होगा, अंतःखंड अशून्य है, नॉन जीरो है, तो ग्राफ या तो ऊपर से स्टार्ट होगा या थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहा है, देखो ग्राफ में थोड़ा स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। इंटरसेप्ट इंग्लिश में कहा जाता है, इसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रव का क्वथनांक सामान्यतः समवर्ती है, इसको आप याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। हाँ, किसी भी द्रव का क्वथनांक जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर का 1/3 होता है। ठीक है, 2/3, तो अपने क्रांतिक ताप के 2/3 होगा, इसको याद कर लीजिए कि क्रांतिक ताप का कोई भी क्वथनांक जो होगा उसका 2/3 होता है। बेटर है, याद कर लीजिए। बाकी मेरी नजर में इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाता है तो आप कितना डेटा याद रखेंगे, तो डायरेक्ट याद कर लीजिए 2/3 होता है, इसमें कोई खास नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये है रिसेरपिन क्या है, मैं बताता हूँ रिसेरपिन क्या। देखिए रिसेरपिन जो होती है वो एक प्रकार की ट्रैंक्विलाइजर है। क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। व्हाट इज ट्रैंक्विलाइजर, देखो होता ये है कि जैसे किसी इंसान को एंजाइटी है, ठीक है, डर है, मतलब किसी बात से प्रॉब्लम है, डर है उसको, किसी टाइप की एंजाइटी है, थोड़ा सी घबराहट होती है, उस केस में हम ट्रैंक्विलाइजर देते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि ऐसे इंसान का देखा जाता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जिस किसी को भी फियर है, डर है किसी टाइप का, किसी टाइप की एंजाइटी वगैरह है, तो हम क्या देते हैं, उसको ट्रैंक्विलाइजर देते हैं। और रिसेरपिन जो होती है वो एक प्रकार की ट्रैंक्विलाइजर होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रैंक्विलाइजर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सभी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में कौन सी राशि, देखो दुनिया की मतलब किसी भी प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया हो उसके अंदर हम एक बात हमेशा करते हैं,
एक तो हम नियम लगाते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर एक तो चार्ज मतलब आवेश कंजर्वेटिव रहता है और किसी भी अभिक्रिया में मास भी कंजर्व करते हैं। ये दोनों जब तक चीजें कंजर्व नहीं होगी तब तक अभिक्रिया का औचित्य नहीं रहेगा, अभिक्रिया का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आंसर क्या आएगा कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर आवेश और द्रव्यमान हम दोनों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, बिना आवेश और द्रव्यमान के हमारा जो है वो संरक्षित नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे कह रहा है कि तापमान की वृद्धि से भौतिक अधिशोषण सामान्यतः, देखो सुनो ध्यान से, दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं, एक तो होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्प्शन। हम कहते हैं कि तापमान के बढ़ने से, अगर आप तापमान बढ़ाओगे, तापमान बढ़ने से भौतिक अधिशोषण तो होता है कम, जबकि तापमान बढ़ने से रासायनिक अधिशोषण या कीमो, इसको इंग्लिश में कीमोसोर्प्शन कहते हैं, इसको कीमोसोर्प्शन कहते हैं, इसको फिजियोसोर्प्शन कहते हैं। इसमें तापमान बढ़ेगा तो ध्यान रखना रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो बढ़ता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा, अगर मैं इसमें दाब बढ़ाऊंगा तो दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, जबकि इसमें भी दाब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। मतलब दाब में तो दोनों ही बढ़ता है, लेकिन ताप में प्रॉब्लम है। ताप में भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है और तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। वो किसके बारे में पूछ रहा है? वो भौतिक अधिशोषण के बारे में पूछ रहा है। तो भौतिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक, कारण क्या है इसका मैं बता देता हूं। कारण यह है कि इसके अंदर तो होता है वान डेर वाल फोर्स होते हैं, वान डेर वाल फोर्स होते हैं जो एक प्रकार के वीक होते हैं, जबकि इसके अंदर जो कौन से बंद होते हैं, इसके हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इसके अंदर प्रबल बंद होते हैं। ये कारण है इसका। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्राइडलिक समतापी, देख होता ये है कि एक टाइम के बाद इस तरीके का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। इस तरीके का होता क्या है, x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n, इस तरीके का होता है। इसमें कहते हैं कि देखो ये जो होता है ना, ये वाला एरिया, ये नियतांक, ये नियत को दर्शाता है, और ये नियत एरिया जो होता है वो उच्च दाब पर होता है। कहां होता है? उच्च दाब पर। कहते हैं कि उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर ये जो लॉ होता है वो लगभग फेल हो जाता है या नियत हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, फ्राइडलिक समतापी प्रयोग जब नहीं है तो उच्च दाब पर ये लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है ग्राफ में। पहले तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब उच्च दाब पर ही नियत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च दाब हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि झाग-पुलावन विधि, आपको पता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि झाग-पुलावन विधि जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। जैसे ZnS सल्फाइड अयस्क है, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? झाग-पुलावन विधि। यह हमने लिखा है FeS2 डेट इज कॉल्ड आयरन पायराइट, इसको कहते हैं आयरन पायराइट। इस तरीके की यूज होती है। सल्फाइड अयस्क का आंसर आ जाएगा बी, आ जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि विरंजक चूर्ण जो होता है कि विरंजक क्रिया निम्न में से किसके कारण होती है? तो विरंजक चूर्ण की विरंजक क्रिया जो होती है वो ClO माइनस की वजह से होती है, जिसको मैं HClO भी लिख सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? HClO। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से किसको ऑक्सीकर और अपचायक दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, तीन बातें बोल रहा हूं। एक कि यदि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अंक अधिकतम है, मैं पहले भी बता चुका हूं इसको, यदि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अंक अधिकतम है, एक। दूसरा, यदि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अंक न्यूनतम है, न्यूनतम, दूसरा। और तीसरा, यदि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण अंक जो है वो मध्यम में, मध्यम है, मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती। तीन पोर्शन है। यदि किसी यौगिक की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो बढ़ा तो सकता नहीं है, केवल कम करेगा। कम करेगा तो उसका होगा अपचयन, केवल अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होता है वो व्यवहार करता है ऑक्सीकारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा, न्यूनतम है तो कम तो कर सकता नहीं, केवल बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इसका होगा ऑक्सीकरण। लेकिन जिनकी मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था है वो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, और जो बढ़ा सकता है कम कर सकता है वो रेडॉक्स होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। HCl में क्लोरीन की -1 स्टेट है, क्लोरीन की मिनिमम है तो केवल बढ़ा सकता है, कम नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। HNO3 में नाइट्रोजन की +5 है, +5 अधिकतम होती है तो ये बढ़ा तो सकता नहीं, केवल कम करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा H2SO4 में सल्फर की 6 है तो 6 अधिकतम होती है, इसका मतलब ये भी अधिकतम है तो ये भी कम नहीं कर सकता और बढ़ा नहीं सकता। लास्ट बच गया नाइट्रोजन। इस वाले नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की जो होगी वो निकल जाएगी, मैं निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। या HNO2 में नाइट्रोजन की निकालोगे तो 1 + x - 4 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ नाइट्रोजन की 3 है, 3 है। अब नाइट्रोजन की अधिकतम जो होती है वो 5 होती है और न्यूनतम जो होती है -3 होती है, जबकि आ कितना रहा है? 3, तो 3 से बढ़ा भी सकता है और 3 से कम भी कर सकता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का इस केस में व्यवहार कैसा हो जाएगा? रेडॉक्स हो जाएगा, और जिसका रेडॉक्स होगा ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करेगा, अपचायक की तरह भी व्यवहार करेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? HNO2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए H2SO8, इसमें सल्फर की निकाल के देखते हैं एक बार।
2x माइनस 2 इंटू 8 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इधर से जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 14 हो जाएगा, और x बराबर 7 हो जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में 7 टिक करके आ जाएंगे। H2O8 में, एक मिनट दोबारा लिखा देता हूँ मैं, ये 2, ये प्लस 2x माइनस का 2 इंटू 8 बराबर 0। 2x बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2। 2x बराबर कितना आएगा, 14 हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन में है क्या, हालांकि 7 ऑप्शन में नहीं है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये तो हो गया 7 ऑप्शन में नहीं है तो है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि उनको पता है कि 7 ऑप्शन में नहीं है। किसी भी सल्फर की अधिकतम अवस्था या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन और भी बनता है जिसको हम कहते हैं H2SO5 कहते हैं। अगर आप इसमें निकाल के देखेंगे तो 2 प्लस x माइनस का 10 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा, प्लस का 8। यहाँ पर भी देखो 8 आ रही है, तो अब है ना 8 भी ऑप्शन में होगा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन सल्फर की अधिकतम अवस्था 6 से ज्यादा होती ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपका आंसर 6 की तरफ ही आएगा। इसका मतलब है इसमें भी सल्फर की अवस्था 6 आएगी और इसमें भी सल्फर की अवस्था 6 आएगी, तो आंसर 6 ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आंसर 6 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम अवस्था है। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो होती है वो चौथे आवर्त से चालू होती है, 4th पीरियड से चालू होती है, जिसको हम लोग 3D श्रेणी भी कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं इसको हम लोग। कौन कौन से तत्व आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आते हैं। इसमें मैग्नीज जो होता है ना वो सबसे अधिकतम दर्शाता है, वो होता है +7। अगर आपसे पूछे पूरे डी ब्लॉक में, तो पूरे डी ब्लॉक में या जो होता है वो तो दर्शाता है ऑस्मियम +8 दर्शाता है, लेकिन ये केवल 3D श्रेणी में पूछ रहा है, तो 3D श्रेणी में अधिकतम कौन दर्शाता है, मैग्नीज, कितनी दर्शाता है, +7 तक दर्शाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं निकल को या पीडी को या पीटी को, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, तेल से घी बनाने में हम लोग हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा निकल, क्योंकि पीटी और पीटी ऑप्शन में ही नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि सफेद फास्फोरस में बंधकोण क्या होता है। देखिए सफेद फास्फोरस की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। सफेद फास्फोरस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक प्रकार से पतंग जैसी स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो बंधकोण होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। अब देखिए ध्यान समझिए, यहां पर फास्फोरस का संकरण sp3 है, और आपको जैसा कि पता है कि sp3 संकरण जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर एक लोन पर हो जाए तो करीब करीब 160 डिग्री के आसपास होता है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं इसको। तो संकरण sp3 है, तो या तो बंधकोण 109 होना चाहिए, फिर 107 के आसपास होना चाहिए, लेकिन बंधकोण कितना है, 60। इसलिए हम कहते हैं कि फास्फोरस की संरचना जो होती है ना उसमें एंगल स्ट्रेन, जिसको कहते हैं कोणीय तनाव, कोणीय तनाव काफी ज्यादा है, 60 डिग्री। कहां तो होना चाहिए 109 डिग्री और कहां है 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन या कोणीय तनाव काफी ज्यादा है। इसी एंगल स्ट्रेन के कारण जो व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत आग पकड़ लेता है, और इसलिए फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए हम किस में रखते हैं, इसको जल में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जल में रखते हैं इसको, जल में। किस में रखते हैं, जल में। कारण समझ में आ गया। तो एंगल स्ट्रेन इसका आंसर है, 60 डिग्री इसका एंगल होता है, आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुरा वाले परीक्षण कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो इसकी वजह से होता है FeH2O5NO, और यहाँ आ जाएगा +2। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें आयरन कौन सी अवस्था में होता है। ध्यान से देखिए, x + 0 × 5, NO पर जो आवेश होता है वो +1 होता है, तो +1 बराबर आ जाएगा +2, x बराबर आएगा +1 आएगा। ध्यान से समझिए, Fe जो होता है इसमें +1 स्टेट में होता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe कौन सी अवस्था में होता है, पहली अवस्था में होता है। ठीक है, और ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है, बुरा वाला परीक्षण होगा। देखते हैं ऐसा आंसर है क्या, FeH2O5NH2, आंसर कौन सा आ जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भी एक रट्टा परीक्षण वाला क्वेश्चन है कि जब NaCl को शांत H2SO4 की प्रेजेंस में दिया जाता है तो K2Cr2O7 जो होता है वो CrO2Cl2 बदल जाता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, कोई ऐसा चुनाव नहीं है इसमें, क्योंकि अभिक्रिया आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं तो एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने के हिसाब से। तो इसमें क्रोमियम जो है CrO2Cl2 बनाएगा, उसको तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि गिरनार अभिकर्मण पर मैग्नीशियम किसकी तरह बनाया जाता है। देखो आपको जैसे पता होगा कि जैसे मेरे पास ले लिया मैंने CH3Cl ले लिया, इसको हम कहते हैं CH3Cl का मतलब क्या हो जाएगा, तो CH3Cl जो होता है वो बेसिकली एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड की अगर अभिक्रिया में मैग्नीशियम से कराऊंगा तो मेरे पास बनता है CH3Mg और Cl, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है।
क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो किसकी रिएक्शन से बनता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से। देखते हैं, ये रहा एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला कह रहा है क्लोरीन को अगर आप इथेनॉल से रिएक्शन करोगे तो क्या बनोगे। देखो इथेनॉल जो होता है CH3CH2OH बनता है। इसकी रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से कराओगे तो ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है CCl3 और CHO। और इसी का, इसको अपन बोलते हैं, इसी का उपयोग जो है हम क्या बनाने में करते हैं, DDT। अगर आपको पता हो DDT की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनती है, इस तरीके की DDT स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है DDT की, है ना। यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। इसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है इसका नाम, ठीक है। तो है ना ट्राइक्लोरोथेन, ये DDT के स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। तो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, CCl3CHO बनता है, इसका ध्यान रखना। DDT कीटनाशक है एक प्रकार का। अगला कहता है IUPAC नेम होगा, अगर आपको ईथर का नाम पता हो, OCH2CH3, ये 2 कार्बन की चेन है, ये 1 कार्बन की चेन है। ईथर का सामान्य नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका सामान्य नाम होता है। एल्कोक्सी जो होता है उसमें छोटी श्रृंखला आएगी, स्मॉल चेन आएगी। एल्केन में जो आएगी वो लार्ज श्रृंखला आएगी, बड़ी चेन आएगी। तो इसमें छोटी ये वाली है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी। और 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या जाएगा, इथेन, तो नाम क्या जाएगा, मिथोक्सी इथेन, ठीक है। आंसर आएगा मिथोक्सी इथेन, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला कहता है कि यूरोट्रोपिन अमोनिया पर किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यूरोट्रोपिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यूरोट्रोपिन अमोनिया पर किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया द्वारा। इस तरीके की अभिक्रिया बना सकते हो अगर चाहो तो आप, ऐसे। यहां से आपको पता है C डबल बॉन्ड NH, इस तरीके की बन जाता है। यूरोट्रोपिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइल एमीन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इथाइल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या कर सकता है। देखो इथाइल एमीन होता है CH3CH2NH2। आपको पता है कि अगर एलिफेटिक एमीन, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रस अम्ल से कराते हो तो ये बदलता है अल्कोहल में। किस में बदलता है, अल्कोहल में। लेकिन यदि एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं एनिलीन, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से कराई जाती है तो हम लोग बनाते हैं डाइजेनियम सॉल्ट। अगर आपने नाम सुना हो, क्या बनाते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट। वो एरोमेटिक एमीन नहीं पूछ रहा, वो एलिफेटिक एमीन पूछ रहा है। और एलिफेटिक एमीन क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। देखते हैं कोई अल्कोहल वाला आंसर है क्या। हाँ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है अल्कोहल के। तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए इथाइल अल्कोहल आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिडो नाइट्राइल का सूत्र बहुत इजी है। एसिडो मतलब 2 कार्बन है, तो जिसमें भी 2 कार्बन होंगे तो देखें इसमें 1 2 3, ये तो गलत हो गया। इसके अंदर भी 1 2 3 गलत हो गया, या तो ये आएगा या आएगा। अब एसिडो नाइट्राइल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH3Cn, क्योंकि नाइट्राइल हम इसी को कहते हैं, है ना। CH3 और Cn को हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया, इसको कहते हैं एसिटो नाइट्राइल। तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए क्लोरोफॉर्म हवा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म को जो होता है वो बंद बोतल में एयर टाइट करके रखा जाता है। बंद बोतल में एयर टाइट करके रखा जाता है। इसका कारण क्या है, बंद बोतल में एयर टाइट करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक विशेष जहरीली गैस का निर्माण करता है जिसको अपन कहते हैं फॉस्जिन गैस। क्या कहते हैं, और उसका सूत्र जो होता है वो होता है COCl2। फॉस्जिन गैस के कारण, फॉस्जिन गैस ना बने इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को एक तो एयर टाइट ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं ताकि हवा का प्रभाव डायरेक्ट ना आए और सूर्य की रोशनी वगैरह भी डायरेक्ट ना आए, फॉस्जिन गैस बनने के कारण। तो COCl2 बनेगा, इसके अंदर फॉस्जिन गैस बनती है, ठीक है। PVC निम्न में से किसका बहुलक उत्पाद है, तो आपको पता है PVC मतलब क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और ये इस तरीके से बनता है, PVC जो होता है वो इस तरीके से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, विनाइल क्लोराइड। और इसी विनाइल क्लोराइड से क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है इसी से, ठीक है। तो PVC देख लेते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या। हाँ दिया हुआ है साफ साफ, ये दिया हुआ है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये लो, ये आंसर हो जाएगा C, ठीक है। तो ये पेपर यहाँ पर समाप्त होता है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर जो हमारा समाप्त होता है 2017 का। अगले लेक्चर में हम लोग जो अगला पेपर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। अच्छे से तैयारी करते रहें और वीडियोस को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।